अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला उमा के साथ। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। आई वाज जस्ट थिंकिंग हमसे रहा नहीं गया ना, मतलब फॉर ऑल द सरप्राइज एंड एवरीथिंग हमने अपनी टॉप स्टोरीज में ही आपको बता दिया कि आज हमारे सिंगिंग गेस्ट कौन होंगे। सो फॉर दैट यू विल हैव टू वेट। सुबह ही हम जरा एग्जाम्स की बात कर रहे थे। आपको पता है कि सिंध भर में 9th और 10th के पेपर्स चल रहे हैं और हमारी टीम में भी कुछ मेंबर्स हैं जिनके बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। सो दे वर टेलिंग देयर स्टोरीज कि भाई बड़ा प्रेशर है, खासतौर पे जो माएँ हैं ना, इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है बच्चों को, लेकिन जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो कुछ और कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो प्रेशर दुबाला हो जाता है जब आपको पता चलता है जी हमारा बच्चा पढ़ के स्ट्रगल कर रहा है और फिर कुछ और बच्चे हैं जो कि आराम से चीटिंग करके आगे निकल जाते हैं। आपको बताएं कि सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में नकल का बाजार गर्म है। बेइंतजामी की लाजवाल दास्तानें हमेशा की तरह दोहराई जा रही हैं। हुकाम हर साल एक्शन लेने का वादा करते हैं, जाने वो एक्शन कब होगा, क्योंकि अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको सिंध में नित नए तरीक़ों से नकल होने की खबर दी थी और आज भी सूरत हाल वैसी ही है, बल्कि मज़ीद बदतर हो गई है। कराची समेत हुकूमत कहीं भी नकल रोकने में नाकाम है और स्टूडेंट से पैसे लेकर नकल कराने की निशानदही भी हुई है। तो लिहाजा आप देखें चीज़ें बस बढ़ती चली जा रही हैं। वी आर ऑल्सो शोइंग यू सम विजुअल्स। कराची में व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हलशुदा पर्चे मिलने का इंकशाफ भी हुआ है, जरा ये सुनें। कितने पैसे दिए थे इसके लिए? 100 रुपये। 50 या 100 रुपये दे रहे थे बस। और क्या कह रहे थे? कहते जो करना है कर लो। 200 रुपये लिए। 200 रुपये। और क्या कहा था? कुछ भी नहीं, मतलब कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम पेपर करते रहो। बच्चे बोले थे, सब मुझे बोले थे, इसलिए मैंने कर लिया। कि 2600 में सारे बच्चों ने चीटिंग कर ली होगी अभी तक तो फिलहाल। और पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी कहते हैं कि सीनियर सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ चेयरमैन कराची बोर्ड सईदुद्दीन ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को खत भेज दिया है। वजीर आला सिंध ने सखर में तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात को मुअत्तल कर दिया है। ये नुमाइशी इक़दाम तो हो रहे हैं, लेकिन नकल की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम अब तक मंजर आम पर नहीं आ सका। हुक्काम कहीं बेबस हैं और कहीं इस जुर्म में हिस्सेदार हैं। और अलमिया ये है कि ये सारा कुछ कितने सस्ते में मिल रहा है। 100-200 रुपए की बात, मतलब है कि अगर आपने वाकई नकल करानी थी तो आप उसकी वो कीमत तो रखते कि पूरा माशरा इसकी जद में ना आ जाता और आप भी कुछ पैसे बना लेते। 100-200 में तो आप चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना इससे फायदा उठाए। एंड ऑनेस्टली मतलब लिटरली इसको दूसरे टर्म में अगर बात की जाए तो 100-200 में आप बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी से वजीर तालीम सरदार शाह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने बात की है और सरदार शाह साहब से पूछा कि सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं और नज़र आ रहा है कि वही कुछ हो रहा है जो सालों से होता आया है। पर्चे लीक हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, क्यों? जवाब उन्होंने क्या दिया है देखें। देखिए, बदकिस्मती से हमारे समाज में ये एक रिवायत बन चुकी है। मैं काफ़ी को कल्चर नहीं कहूँगा क्योंकि कल्चर बड़ी एक अजीम चीज़ होती है। मैं इसको कर्ज कहूँगा। मीनेस है, एक हम पे धब्बा है, काला धब्बा है। इसको बदकिस्मती से पूरे समाज ने कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। पेरेंट्स भी इसमें खुश होते हैं कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चों की चीटिंग करवाई जा रही है, उनकी मार्क्स अच्छी आ जाएं एग्जामिनेशन में। मगर मैंने इस पहले दिन से इस पे कंट्रोल किया था और मैंने ये समझा था कि हम इस साल ओपन ग्राउंड्स में हम एग्ज़ाम करवाएंगे, वहाँ पे खातिर ख्वाह इंतज़ाम करके बच्चों को बिठाएंगे कि विजिलेंस हो सके, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में 20-20 बच्चों को बिठाना और उस पूरे की विजिलेंस होना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने स्टीयरिंग कमेटी में डिसाइड किया था कि हम ओपन ग्राउंड्स में करेंगे, मगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें इजाफी अखराजात आ रहे थे, ना वो बोर्ड्स के पास थे पैसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि वफाक की जो 120 अरब की ट्रांसफ़र सिंध को नहीं हो रही, तो हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे, काम थे जो पाया तकमील को नहीं पहुंच सके। दूसरा कि एग्जामिनेशन करवाना एजुकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, जो बोर्ड्स अलग एक मिनिस्टर के अंडर में है। ये तो आपने सुन लिया और हमारे रिपोर्टर ने सरदार शाह साहब से ये भी पूछा कि इस तरह के मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने कमेटियां बनाई थी। हमने ये बात भी की थी पहले, एक्शन का ऐलान भी किया था, लेकिन कोई जिम्मेदार सामने नहीं लाया जा सका। किसी को सज़ा मिल जाती, कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते और उन्होंने ये जवाब दिया इसका। जी देखिए, सज़ा का ये कि मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ इस वक्त, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं आपको आपकी दाबे जी घर हो वहाँ से विज़िट करता हुआ, कराची से विज़िट करता हुआ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, स्कूल्स विज़िट करता हुआ मैं यहाँ से करता हुआ शबाब हैदराबाद जाऊँगा, सुबह फिर हैदराबाद से विज़िट करता हुआ मैं लाड़काना की तरफ जाऊँगा। तो मैं खुद, मेरा सेक्रेटरी जो है वो भी निकला हुआ है, सारे एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो निकले हुए हैं।
सेक्शन ऑफिस, कोई सेक्शन ऑफिसर जो है वो हमारे सेक्रेटरीट में मौजूद नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो फील्ड में हैं। तो हमने कोशिश की है कि बहुत जगहों पे हमने कंट्रोल भी किया है, मगर डेफिनेटली 1300 के करीब कोई सेंटर्स हैं। हम समय सेंटर कम करने थे, वो नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो बजट की वजह से और फाइनेंसिस की वजह से, मगर हमने कोशिश की है कि उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाए। और दूसरी बात कि दूसरी तरफ हमें क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव करना होगी। अभी बच्चे अगर पढ़ाई नहीं है पूरा साल तो वो क्या करेगा, उसको लिखने ही नहीं आएगा कुछ, वो कापी उसका वाहिद सहारा होता है। तो इसलिए हमें ये पैरेलली दोनों चीज़ों को उठाना है। इस साल जो हमें करना था, जो मेरे एम थे, वो नहीं कर पाए हम। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो करेंगे, मगर मैंने ये कहा है कि हमने इस वक्त भी हम फील्ड में मौजूद हैं, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। हम घर पे नहीं बैठे हुए कि आप समझें कि हम घर पे बैठे हुए हैं। अब लाखों बच्चे हैं और वहाँ पे पूरी बिगड़ी हुई एक निज़ाम है बिगड़ा हुआ, और टीचर्स जो हैं वो अपनी फ़र्ज़ शनासी से काम नहीं कर रहे और अपने मुतालबात तो कर लेते हैं कि हमें टाइम स्केल दे दो, वो प्रेस क्लब पे बैठ जाते हैं सारे, मगर जब पढ़ाने की बारी आती है नहीं करते। अच्छा, एक और जो अहम मसला है वो भी इनसे पूछा गया वज़ीर तालीम साहब से कि चलें नकल तो हो रही है, जो हो रही है उसका तो पता नहीं अल्लाह ही हाफ़िज़ से कैसे रोकथाम होगी, उसकी जो सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं वॉशरूम नहीं है, पंखे तक नहीं है बाज़ इम्तिहानी सेंटर्स में। उन्होंने क्या जवाब दिया इस मसले का, ये भी सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल सहूलियात वो बोर्ड्स की जिम्मेदारी है पूरी करना, क्योंकि हम बेसिकली अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री हाथ निकाल ले, वो कहे कि भाई हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम्स है, जो इम्तिहानात हैं, वो जिम्मेदारी बोर्ड्स की, उन खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या IBA टेस्ट लेती है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसको देती है लोग नहीं। अगर NTS वाले करवाते हैं तो वो खुद करवाते हैं। ये एग्ज़ाम प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड्स की है। इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया है। हैदराबाद का कंट्रोलर और सखर का कंट्रोलर कल मुअत्तल हो चुके हैं। अभी दूसरे जितने भी इसमें ज़िम्मेदारान हैं वो उसको हम कोई भी कितना भी सोर्स वाला हो हम इस पर नहीं करेंगे जहाँ पे भी गफलत हो। अब हमारे स्कूल्स में जितनी भी सहूलत मौजूद है, मुयसर है, वो यकीनन हम प्रोवाइड करते हैं बोर्ड्स को, मगर काफ़ी ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, फर्नीचर का भी इशू है, वो अरेंज करना चाहिए। और राइट, ये हमारे रिपोर्टर ने बात की थी सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह साहब से। और मैं साथ साथ ऑब्वियसली वीडियोस भी देख रही थी, और हैरान भी हो रहे थे, मैं हैरान हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे कि क्या है कि वीडियो कैमरास रिपोर्टर्स के पहुंचे हुए हैं इम्तिहानी उन कमरों में, और बच्चे तब भी चीटिंग करें। उनको पता है, दे आर ऑन कैमरा, 7 पर्चियां उन्होंने नीचे रखी हुई हैं, पर्चियां वर्तियां जो चौड़े किताबें खुली हुई हैं। और मैं अपना ज़माना याद कर रहा था, जल्दी से आपको बता दें कि हमारे ज़माने में सबसे मासूम सी चीटिंग ये होती थी कि अगले वाले से एक आध MCQ पूछ लिया जाए, उसमें भी हमारी जान निकलती थी। ये किताबें पर्चियां वाला तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा हो जाता था तो अपने ही जवाब की तस्दीक करा लेते थे इसका कि यही जवाब है, मतलब दैट इज इट। और वो भी रेयर ओकेजन जब कोई टीचर, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है पिछले दिनों एक खबर, इनफैक्ट कल परसों ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक हमारे ज़बरदस्त किस्म के नौजवान हैं जिनका देहात से एक ताल्लुक है, उन्होंने जहाज़ बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए, अलबत्ता उन्हें पकड़ लिया गया। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में किसी न किसी कोने में किसी ने घर बैठे कार या मोटरसाइकिल बना ली, लेकिन घर बैठे एक तैयारा बनाने की बात अगर की जाए तो मुश्किल काम भी है और नाकाबिल यकीन भी लगती है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये कारनामा कहीं और नहीं, पाकिस्तान में ही अंजाम दिया गया है, वो भी एक छोटे से कस्बे आरिफ वाला में ये कारनामा अंजाम देने वाला नौजवान, इसका नाम फयाज है। तो आपको बता दें कि फयाज को अब से 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि वो सिविल एविएशन की इजाजतनामे के बगैर तैयारा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अदालत से इसे 3000 रुपए जुर्माने की सजा के बाद छोड़ दिया गया। और फयाज का कहना है कि वो कुछ मजबूरियों की वजह से मैट्रिक भी नहीं कर सका, लेकिन इसका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ था। वो तो इट्स एविडेंट, देखें ज़रा कि क्या चीज़ उसने बनाई है। और फयाज बचपन से ही एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से वो अपना शौक़ पूरा ना कर सका। उसने बताया कि वो रात के वक्त एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चौकीदार की ड्यूटी करता है और दिन को जो है वो पॉपकॉर्न फरोख्त करके रोजी रोटी कमाता है। किसी न किसी तरह इसने एक बैंक से 50,000 रुपए कर्ज लिया, घर में वर्कशॉप बनाई और वहीं एक जहाज बनाया। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंसान में शौक, पैशन और लगन हो तो वो क्या कुछ कर सकता है, ये सुन भी लीजिए। शौक था, शौक सर अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, जो चीज़ देखता था सर वो ज़हन में बैठ जाती थी। फिर उसको मैं कुछ नेट से भी देख लेता था, कुछ वैसे जहाज़ को लाहौर जाना, चक्कर लगना, वहाँ पे खड़े जहाज़ को देखना है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करती हैं,
ये चीज़ें इस तरह काम करती होंगी। तो सर उसके बाद ये शौक ऐसा ऐसा इसको देखता गया, सही चीज़ें मुझे ज़हन में आती गई। छोटी सी वर्कशॉप नहीं है, चंद चीज़ें ड्रिल मशीन वगैरह ग्राइंडर इस तरह की चीज़ें हमारी जो कारआमद थी वो मैंने रखी हुई हैं। फयाज के मुताबिक इसका तैयारा बिल्कुल काम करता है और वो तैयारे को जमीन से थोड़ा ऊपर भी उड़ा चुका है। सो फयाज इज ऑल सेट टू फ्लाई। एब्सोल्युटली। और चूंकि अब इतनी मशहूरी हो ही गई है, ऑब्वियसली पहले तो लोगों ने सोशल मीडिया पे एटलीस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये इस आदमी को देखो, उसने सिंगल हैंडेडली एक जहाज बना लिया, इंस्टेड कि उसको आप इंकरेज करें या फिर उसको आप एक डायरेक्शन दें, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। तो इस बार ये बहुत बड़ी बात हुई। और अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन टीवी, ये सुन लें फयाज। आई हैव अ फीलिंग कि शायद कुछ हो जाए। अभी जो जहाज आ रहे हैं आम छोटे सवारियों के लिए, जो चीज़ें सर उसमें लगी होती हैं वो टोटली सर इसमें लगी हुई हैं। हर एक चीज़ वो जो मैकेनिकल है इसका सर पूरा पूरा वही है। सो फयाज अब ये कह रहे हैं कि एक अगर इंजन और मिल जाए तो ये और बेहतर कर सकते हैं इस तैयारे को। भाई दिस इज़ अ मैन ऑफ टैलेंट, दिस इज़ अ मैन ऑफ आर्ट, और आर्ट और टैलेंट और इंजीनियरिंग सब कुछ का ये एक कॉम्बिनेशन है। इसको वाकई एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप किसी इंस्टीट्यूट में डाल दें, थोड़ा सा कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करा दें, कुछ नहीं तो इसका ये शौक जिस पैशन ने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो गिरफ्तार हो गया, वो तो पूरा किया जा सकता है। आई एम थिंकिंग कि कभी कभार किसी चीज़ में बरकत हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि इनका ये मीडिया पे आना और ये अरेस्ट होना, आई एम जस्ट होपिंग कि इट वर्क्स आउट फॉर हिम, तो लिहाजा उनके लिए बेहतरी हो जाए। बहुत सी अहम बातें जो आपके साथ शेयर करनी है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कांटे का मुकाबला भी चल रहा है और इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो नाब रेफरेंसेस हैं उनमें कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ साथ हुकूमत के साथ लफ्जी गोलाबारी में भी शिद्दत आती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ करप्शन केसेस में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, साथ साथ हुकूमत के साथ लफ्जी गोलाबारी में भी शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज नैब ने जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ये रेफरेंस ओमनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ है। उधर इंटरपोल ने ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। तहम ज़राए ने आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी की तरतीब की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये झूठी खबर है जो कि जानबूझकर चलाई गई है। कोई राब्ता नहीं रहा है अवैस साहब से 1-2 साल से, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये जो खबर है ये झूठा खबर था, गलत खबर था और जानबूझ के चलाया गया ताकि आपका टीवी स्क्रीन्स पे, पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन्स पे अवाम ये ना देखे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया एक बार फिर। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ था, तब उन्होंने फैसला कर लिया, ECL पे भी डाल दिया और साजिशें और मुलाकातें शुरू हो गए थे, तो उनका हैंड सामने है। दूसरी जानिब PTI के वुज़रा पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, ये जरा सुनिए। आप मुराद अली शाह साहब से पूछें कि वो पैसा लगा किधर है, वो पैसा किधर गया है, जितना ज़्यादा 90,000 करोड़ रुपया आप लोगों को गया है। सवाल ये है कि वो किधर गया है। और सिंध के अवाम जो हैं वो अब पूछ रहे हैं कि ये पैसे इस्लामाबाद से कराची आते हैं और कराची से ये वाया बटंडा क्या दुबई और न्यूयॉर्क और लंदन कैसे चले जाते हैं। मुराद अली शाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से सिंध के पैसों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, पीपल्स पार्टी के 84 भी बिलियनर हो गए हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे सिंध पर कुछ कम नहीं बोले थे, लेकिन उन्होंने ये पेशकश पहली बार की है कि पैसे देने से जान छूट जाएगी। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपने ट्रेन मार्च करनी है। मैं तो बार बार दावत दे बैठा हूं, कंटेनर हमारा तैयार है D चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक। ज़राए बताते हैं कि नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक मजीद 3 रेफरेंसेस तैयार करके हेड क्वार्टर्स भिजवा दिए हैं, जिनमें नामजद अफराद आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी रेफरेंसेस में बरास्त मुलजिम नहीं। इसी पे बात कर लेते हैं। रोजनामा जंग के चीफ रिपोर्टर मिनहाजुर रब साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में। वेलकम टू द शो मिनहाज साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है वफाक में, अब सिंध में एक हकीकत है, हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है,
एक आंख नहीं भार है मुझे अपरेंटली लग रहा है एक दूसरे को, और ज़्यादातर विफाक को पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गवर्नर आज तक की बातें होने लगी थी, ये क्यों नहीं समझ जाते कि अगर चलना है साथ भी चलाना है तो फिर कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ देखिए, डेफिनेटली बात आपकी सही है, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को देखें तो पंजाब में KPK में PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो अलाइंस की शक्ल में, ले दे के सिर्फ एक कराची ये सिंध है जिसमें वहाँ पे इनकी PTI की हुकूमत नहीं है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि PTI के जो लीडरान थे उन्होंने कहा था कि हम सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, इनकी हुकूमत गिराने के लिए तो कोशिश पहले जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत वजूद में आई थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी को डिफ्यूज़ करने की पूरी कोशिश की और फिर बीच में वो रुक गए। अब सिचुएशन ये कि चूँकि नैब बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है PTI की लीडर वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट, जिसमें आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, कामरान माइकल और जितने भी इनके डॉक्टर आसिम और शर्जील, ये सारे इसमें इंडक्टेड हैं। तो ये एक वो है कि जैसे अगर इनकी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना आसान हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जितना प्रेशर नैब के थ्रू पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें और उसके साथ अलायंस में आके ये जो कि पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज अगर ये गवर्नर राज की तरफ जाएंगे उस पर हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत आइन का भी सहारा लेना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा इनके लिए। लेकिन ये कह देना कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर ख़त्म हो जाए या इधर उधर हो जाए, ये हो सकता है, ये डूएबल है जिस तरह हुकूमत लगी हुई है? देखिए, जिस तरीके से ये लगे हुए हैं ना, इसमें बहुत हद तक तो ये हो सकता है कि जी टॉप की जो लीडरशिप है, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, आगा सराज दुरानी हैं, अच्छा वो निसार खोड़ो या वो जो ये आगा सराज दुरानी, समझे एक तरीके से ये तो गिरफ्त में आ गए हैं ना। निसार खोड़ो तो वैसे साइड लाइन हुए हैं। तो अब ले दे के पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप बच जाएगी वो होगी बिलावल भुट्टो की। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जो भी इलेक्शन हुए उसमें आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की ओवरऑल एक नई लीडरशिप आई है बिलावल भुट्टो। बिलावल पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो ट्रेन मार्च और जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं इमरान खान को, PTI की हुकूमत को, उससे लग रहा है कि वो उनकी जो है पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो खासी फास्ट हो गई है, फेयर भी हो गया और वो एक्स टेम्पो भी बोलने लगे और बड़ा ब्लंटली बोलते हैं जी अटैक करना होता है। कल जैसे उन्होंने इमरान खान को कहा कि आपको जो 18वीं तरमीम है और सिंध के हवाले से आज जो आपने कहा उस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, तो वो एक प्रेशर तो गया है ना इमरान खान की और PTI की हुकूमत के ऊपर भी। जिस तरीके से इन्होंने और किया था कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करेंगे, उसके ऊपर भी फिर इन्होंने वापस लिया PTI। हाँ, तो इस तरीके से प्रेशर इन्होंने PTI भी बिल्डअप कर रही है। और अच्छा, लेकिन अददी एतबार से कोई खतरा है नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त तो सेफ है, इस वक्त तो सेफ है। अब बट अल्टीमेटली अगर कार्रवाइयों की ही बात की जाए तो आगे कितना बड़ा खतरा आपको नजर आ रहा है आसिफ जरदारी साहब के लिए या फिर फॉर दैट मैटर बिलावल भुट्टो के लिए? मुझे लगता है बिलावल भुट्टो तो सेफ रहेंगे। बिलावल भुट्टो तो मैंने आपसे कहा ना, बिलावल भुट्टो तो सेफ रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो देखिए ना, किसी भी कानून में चाहे वो शरई हो या आपका लीगल फ्रेमवर्क हो, उसमें ये नहीं कहीं भी है कि बाप की सज़ा बेटे को दी जाएगी। तो बिलावल जब मैंने जो पॉलिटिक्स में इन किया है तो उस वक्त तक तो वो फेयर है, टिल नाउ अभी तक वो फेयर हैं। करप्शन का जितना भी इल्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा आसिफ अली जरदारी को लगा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी पे करप्शन का इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा जब बेनज़ीर हुकूमत में थी और ये उनके हस्बैंड थे, उस वक्त भी यही सबसे मशहूर था, मिस्टर 10% भी यही कहलाते थे। तो इनके ऊपर एलिगेशन है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जो कि एक्चुअली कभी भी नहीं। अच्छा, ये एक प्रेशर टैक्टिस होता है जो इन्होंने हुकूमत ने नैब के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू उनके ऊपर डाला हुआ है। लेकिन जरदारी साहब भी बिल्कुल वो अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ अगर कोई है तो आप साबित करें। बहुत शुक्रिया आपका। बड़े टफ हैं और शुक्रिया, पीपल्स पार्टी भी वेटरन है इस चीज़ के, तो इतनी जल्दी तो कोई बाउ डाउन होने नहीं वाला। कुछ सियासी चपकलिश की बात कर लेते हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के झगड़े पर वज़ीर आज़म की पुरस्कार खामोशी बिल आखिर टूट गई। इमरान खान का वजन बज़ाहिर जहांगीर तरीन के पलड़े में है। शाह महमूद कुरैशी अब क्या करेंगे, सवाल तो बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया है। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी, इजलास में कौन आएगा और कौन नहीं ये फैसला करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर काबीना का तो
उस पर बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तरीन साहब हमारे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट है। सिर्फ एक दफ़ा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा भी बुलाएंगे। पीटीआई के 2 सीनियर अरकान की लड़ाई पर अपोजिशन भी बज़ाहिर अपनी सियासत कर रही है। एक तरफ से जो हमारा डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत का हाल देखो। अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुकूमत में, तो क्या समझते हैं कि इस तरह हुकूमत चलेगी? उनकी पार्टी के अंदर 1.5 इंच की बनाई हुई है, वो क्यों ना बनाई? 1.5 इंच की सब मस्जिद है। वज़ीर खारजा बोल पड़े तो मैं क्या कहूँगा? जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है तो बाहर के। शाह महमूद कुरैशी अब बिल्कुल खामोश हैं। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म की राय सामने आने के बाद भी वो खामोश रहेंगे या नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी को ये एतराज़ था कि जहांगीर तरीन को काबीना के इजलासों में क्यों उठाया। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनका हक़ है, उनकी सवाबदीद है, वो जिसको चाहे बैठ सकता है, जिसको चाहे नहीं बैठ सकता। आप समझते हैं कि शाह साहब को ये एतराज़ हो सकता था, होना चाहिए था, या उनका एतराज़ बेजा था? देखिए, ये पार्टी का फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म का फ़ैसला होता है कि किसको बैठाएं, किसको नहीं बैठाएं। यकीनी तौर पे जो है जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको यानी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया है, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे सियासत करने में पाबंदी है। वो सियासत कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है और ना ही उनको रखना चाहिए। लेकिन ये था कि अगर उनकी पार्टी समझती है कि वो जो है उनकी खिदमात ले सकती, तो मेरे ख्याल इसमें कोई ख़ास हर्ज की बात नहीं है। मसला ये था कि जो है अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब का जहाँ ताल्लुक़ है, मुझे लगता है ये कि ये जो है जो एक लिहाज से अंदरूनी सियासत है उसकी वजह नज़र आती है मुझे, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो है इस किस्म के जो है वो अल्फाज का तबादला होता रहा है, इल्ज़ामात का तबादला होता रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी बात इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि अब हुकूमत में है, ये पार्टी हुकूमत में। पहले तो ठीक है जब अपोजिशन में थी या पावर से बाहर थी तो उस वक्त इसका इतना असर नहीं होता था। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब समझते थे कि गलत है तो मेरे ख्याल उसको पार्टी के फल चाहिए था। जाहिद साहब, लेकिन अगर बाकी पीटीआई के जो बाकी रहनुमा हैं उनकी बात भी सुनी जाए तो उनको वो साइड बड़े खुले आम जहांगीर तरीन की साइड ले रहे हैं। उनको एतराज़ात जो शाह महमूद कुरैशी की है वो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहे। तो ये शाह महमूद कुरैशी के लिए सूरत हाल काबिल कबूल होगी? देखिए, काबिल कबूल मैं ख्याल उन्होंने अपनी जो बात थी, जहन में जो भी बात थी उसको तो कर लिए। और यकीनी बात यह है कि देखें, ये फ़ैसला जहांगीर तरीन का अपना नहीं था। जहांगीर तरीन साहब को जो है अगर वो कैबिनेट में बैठे थे तो उसकी अप्रूवल के साथ बैठे थे वज़ीर आज़म के। और जब वज़ीर आज़म ने जब ये कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी काबीना भी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि अगर किसी को इतराज़ होता तो वो काबीना के अंदर ही इस चीज़ को जो है वो चैलेंज कर सकती थी। मेरा ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने गलती की है अपने तौर पे कि इस तरह से बात करके। अब उनको मेरा ख्याल उनके लिए कोई और चारा नहीं है, जवाब नहीं है कि वो इसके बाद वो कुछ और इतराज़ कर सकें। अच्छा, लास्टली जाहिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी के सियासी मुस्तकबिल से जुड़े सवालात तो अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर से सुपर पावर बन सकेंगे? देखिए, अब उनके पास पाबंदी है, वो कोई जो है पब्लिक सर्विसों के अहदा नहीं रख सकते हैं, ना कोई इलेक्टेड जो है उनके ऊपर कोई इलेक्शन पे पाबंदी है। तो ये तो नहीं हो सकता है कि दोबारा वो कोई पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन जाए या जो है वो इलेक्शन लड़ के फिर किसी और अहदे पे फायज हो जाए। वो तो शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। तावक्त कि कोई सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसले को जो है वो एक लिहाज से जो है तब्दील कर दे, जिसके आसार नज़र नहीं आते हैं। तो अब देखना यही है कि जो है वो पार्टी के अंदर तो सरगर्म रहेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है उस पार्टी के साथ गहरा है। और मेरा ख्याल ये है कि जब मुझे नहीं लगता है कि वो जिनको कोई रोका जा सकता है। मेरा ख्याल आइंदा आने वक्त में भी जो है वो सरगर्म रहेंगे बगैर के। और मेरे ख्याल सियासत में तो ये होता रहता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने एनालिसिस भी दिया। समबडी रोड टू अस, मैं ट्वीट पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि हुमा ने अपना तमगा इम्तियाज पहना हुआ है। मुझे कहा जा सकता है मुझे आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त लगता है। लव इट जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही हो। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक स्कैंडल जो बरसों पहले सामने आया था, लेकिन इस स्कैंडल के बहुत से किरदारों को अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका है। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल सामने लाने वाले शख्स समेत अब तक 10 अफराद जान गंवा चुके हैं। ये सब कुछ हुआ है बासर अफराद की सरपरस्ती में। सेनेट कमेटी को बताई जाने वाली बातें हमारे कमज़ोर निज़ाम इंसाफ और माशरती तंग नज़री की खौफनाक मिसालें हैं। 2012 के कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल में मुद्दई अफजल कोहिस्तानी और उसके 3 भाइयों समेत 9 अफराद के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में पहुंच गया। मकतूल अफजल कोहिस्तानी के भाई और चचा ने कमेटी इजलास में शिरकत की। समाजी कारकुन फरजाना बारी ने बताया कि मकामी पुलिस 7 साल बाद भी लड़कियों के कत्ल की हकीकत नहीं मान रही। अफजल कोहिस्तानी के कत्ल में इसी के भांजे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फरजाना बारी ने कहा कि खुद उनकी जान को भी खतरा है। कमेटी ने मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भेजने, केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने और अफजल कोहिस्तानी के अहल खाना और समाजी कारकुन फरजाना बारी को सिक्योरिटी फराहम करने की सिफारिश भी कर दी है। इसी पे बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बारी साहबा, आपने वक्त दिया। फरजाना साहिबा, कोहिस्तान स्कैंडल सामने आने के बाद से अगर हिसाब लगाएं, अब तक इस मामले से जुड़े कई लोग कत्ल किए जा चुके हैं। आप कुछ बासा अफराद को मुजरिमों की सरपरस्त समझती हैं कि हाँ, इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सरपरस्ती कर रहे हैं, इसलिए जाहिर है एक के बाद एक बंदा कत्ल हो रहा है? कुछ शवाहिद मिले हैं इस सिलसिले में? देखें कि उस वक़्त ये जो सारे शवाहिद थे उसको छुपाने में उस वक़्त की जो बरसर इक़्तिदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, ANP के लोग उसमें शामिल थे, मियाँ इफ्तिखार उसमें शामिल थे। फिर उस वक़्त की जो पुलिस थी वो भी उसमें जो थी हक़ाइक़ को छुपाने में वो भी दही से शामिल थे। इसके साथ मैं समझती हूँ कि उस वक़्त का जो डिप्टी कमिश्नर था, फिर उस इलाके के अंदर ज़ाहिर ये जो लड़कियों का कबीला है, जो लड़कियाँ मारी गई और आपको वीडियो में नज़र आती हैं, इस्मतुल्लाह उस इलाके का, उनका उस कबीले का जो है वो बड़ा है और वो पहले JUI के साथ था और मेरा ख्याल है आजकल शायद वो PTI के साथ है। तो ये तमाम बासर लोग जो थे, इन्होंने मिल के इस जो कोहिस्तान वीडियो केस के जो हक़ाइक़ थे उन्हें अपना किरदार अदा किया था। अफजल कोहिस्तानी मुसलसल जो था वो जद्दोजहद करता रहा कि ये जो हक़ाइक़ हैं इससे पर्दा उठाया जाए और जो लोग मुजरिम हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आपको याद होगा कि 2013 में उसी कबीले के लोग जिन्होंने इन लड़कियों को कत्ल किया था, उन्होंने अफजल के जो 3 सगे भाई थे उनको भी कत्ल कर दिया था। और अब जबकि बहुत ही मुश्किलात के बाद अफजल और उसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और जब 3 जनवरी को ये फाइनली केस का फ़ैसला हो गया, क्योंकि इसके अंदर जब अब पुलिस को जब कहा गया कि जाके वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, तो उन्होंने फिर पहली दफ़ा 7 साल के बाद कोहिस्तान वीडियो केस FIR दर्ज हुई। डॉक्टर बारी, बहुत से लोग जो इस केस को फॉलो करते रहे हैं उनको ये यकीन नहीं आता कि एक ऐसी वीडियो जिसको एक इनोसेंट वीडियो ही माना जाएगा कि उसके पीछे 10 लोगों का कत्ल हो चुका है। आप ये बताएं कि अफजल कोहिस्तानी का कत्ल तो चंद हफ्ते पहले हुआ है, ये वाकया तो 2011 के केस की है, एक कड़ी है। 8 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझेंगी? जुडिशरी का तो अच्छा किरदार रहा, लेकिन क्योंकि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया और जो एविडेंस थे, शहादतें थी और जो गवाहियाँ थी वो ठीक तरह से नहीं इकट्ठी की गई और उस जिसके नतीजे में ना सिर्फ के इंसाफ नहीं मिल सका इस केस में, बल्कि अफजल कोहिस्तानी की भी जान गई और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की। और मैं ये समझती हूँ कि अभी इसमें ख़तरा है कि अफजल कोहिस्तानी के बाकी जो 3 भाई है, 7 भाई थे जिनमें से 4 भाई इसी केस में कत्ल हो चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं 3 भाई, उनकी भी जान को ख़तरा है और मैं समझती हूँ इसमें और भी जानें जो हैं उनका ज़िया हो सकता है। तो इसलिए रियासत को और ख़ास तौर पे KP की हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेकर जो है इस केस के हवाले से जो हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं इस वक्त, अगेन जो उसका भांजा था जो अफजल कोहिस्तानी के साथ था, उसके ऊपर इल्ज़ाम धरा जा रहा है कि उसी ने उसको कत्ल किया है, जबकि जो कातिल है उनको जिनको वो लड़का कह रहा है कि जिन्होंने अफजल को कत्ल किया है
उसमें एक आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस बार बार यही कह रही है कि जिस रिवाल्वर से अफजल कोहिस्तानी का मर्डर हुआ है वो रिवाल्वर उस भांजे के हाथ में था। हैरानी है और आफरीन भी है कि बंदे पे बंदा मारे जा रहे हैं इस वाक़े में, लेकिन इस केस का कोई मंतक़ी अंजाम हो नहीं रहा। डॉक्टर बारी, आप ये बता दें कि आपने सेनेट की कमेटी को क्या तजावीज़ दी हैं, क्या तरीक़ा हो सकता है कि इस केस से जुड़े लोग महफूज रहें, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला है। इतने लोग, 1-2 नहीं 10 लोग मर चुके हैं अब तक। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन भी है? देखें, सेनेट की कमेटी जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि इसके अंदर एक GIT बननी चाहिए और उन्होंने वहाँ जो DIG पुलिस को जो KP से आए हुए थे उनको ये हदायत की है कि इसके अंदर GIT है और ताकि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इनका इस मामले का जो है वो उसके शवाहिद इकट्ठे करके और इसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने KP की पुलिस को ये भी एडवाइस किया है कि वो ये जो लड़के अफजल कोहिस्तानी के 2 भाई जो आपको वीडियो में नज़र आते हैं जो आज तक ज़िंदा हैं, इनकी हिफाजत और अफजल कोहिस्तानी की फ़ैमिली की जो ज़िंदगियाँ ख़तरे में, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त जो है वो किया जाए। तो उन्होंने KP की पुलिस को मैं समझती हूँ कि काफ़ी और उन्होंने ये भी पूछा है वहाँ पे जो काकड़ साहब जो इसके मेंबर थे कमेटी के, उन्होंने ये पुलिस से पूछा है कि इसके केस में 780A की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस को रिडिस कोर्ट के हवाले करना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजी कारकुन फरजाना बारी हमसे बात कर रही थी। अब इतने साल गुजर जाएं तो आपकी फिर उम्मीदें भी जो होती हैं ना थोड़ी सी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर कत्ल पे कत्ल हुआ जा रहा है, मतलब ये चीज़ रुकी भी नहीं है। और डॉक्टर बारी का ये भी कहना था कि शी सस्पेक्ट्स कि अभी ये बात थमी नहीं। I wonder if the people who should take this seriously are taking this seriously or not? Or not? That's a big question. अभी हम जरा एंटरप्राइजिंग होने की बात कर ही रहे हैं और खुद से कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो ख़वातीन मुल्क की आबादी का निस्फ हिस्सा हैं और ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी मईशत को आगे लेकर जाएगी। पाकिस्तान में भी ये ज़रूरी है कि दूर दराज इलाकों में बसने वाली ख़वातीन भी माशी निज़ाम का हिस्सा बने और इस सिलसिले में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का किरदार बहुत अहम है। और आपको ये भी बताएं कि आज की दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत पर बहुत ज़ोर देती है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में ऐसे कई मंसूबे जारी हैं जिसके ज़रिए मकामी ख़वातीन जो हैं वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर रही हैं। तो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग। और आज हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है जी इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करिए अमारा काजी, जो ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बहुत काम करती हैं और हैदराबाद, नवाबशाह, गुजरात, लकी मरवत और मर्दान में ट्रेनिंग दे चुकी हैं और इनका माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। अमारा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस प्रोग्राम की बुनियाद कब पड़ी और किस मकसद के तहत आप मैदान अमल में आई और अब तक कहाँ कहाँ ख़वातीन को एम्पावर कर चुकी हैं? अब्दुल्ला, मेरा ताल्लुक़ शऊर फाउंडेशन से है और शऊर फाउंडेशन ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहा है पिछले 10 साल से। हमने वुमेन कैन डू नामी एक प्रोजेक्ट किया जो पाकिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 5,000 के करीब ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया। जब उस टाइम पे हमने एक चीज़ गैप आइडेंटिफाई किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ और मदारस तक बच्चियाँ पहुँच जाती हैं उन तक तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ की रसाई होती है, लेकिन जो कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, उन तक अपॉर्चुनिटीज़ की रसाई बहुत मुश्किल से होती है। तो हमने दिसंबर में एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर SMEs के नाम से, जिसमें हम पाकिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे होंगे। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि ग्रास रूट लेवल पर वो मर्द हजरात जो अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट पे काम किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं कि किस तरह से बेहतर तौर पे वो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट है बल्कि उनके बिहाफ पर एडवोकेसी भी हम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ये भी बताइएगा कि अभी हमने रिसेंटली जी हमारा ये भी बताइएगा कि ये इनके जो स्किल्स होते हैं, ये इट कैन बी एनी स्किल, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक टैलेंट को, स्किल को टारगेट करें, या फिर इनका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है?
कोई स्पेसिफिक जो है हम इसमें कैटेगरी नहीं ले रहे, बल्कि कोई भी ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको यहीं पर ये कोट करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमने लकी मरवत जो FR फाटा का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ट्रेनिंग दी, और वहाँ पर एक खातून थी जो मुर्गबानी करती हैं, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से कीपिंग इन व्यू द सोशो कल्चरल बैरियर्स उनको अलाउ नहीं था कि वो किसी भी इस किस्म के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। तो उनकी फैमिली को भी हमने मदऊ किया कि जब उनको ट्रेनिंग दी जाए तो उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ भी उस ट्रेनिंग में मौजूद थी, और उन्होंने भी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ट्रेनिंग ली, सो दैट शी कैन सी कि क्या हो रहा है और किस किस्म की ट्रेनिंग है और किस तरह से वो एम्पावर हो सकती हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ हम कैपेसिटी इन्हांसमेंट पे काम कर रहे हैं, बल्कि इन एंटरप्रेन्योर्स के बिहाफ पे एडवोकेसी भी कर रहे हैं कि जो इनके मसाइल हैं उन मसाइल को एड्रेस किया जा सके ताकि ये बेहतर तौर पर स्केल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा काजी, हमारे पास वक्त की किल्लत है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। जो हुनर है ख़वातीन के पास, या अगर घर में कोई शौक़ है, फॉर इंस्टेंस अगर छोटे छोटे मोहल्ले में कपड़े सी लेती हैं तो उसको ये बड़े स्केल पर लेके जाने में मदद देती हैं। दिस इज़ अमेजिंग, और उनको स्पॉट करना और फिर उनको मंजर आम पर लाना, क्या ही बात है। आपको बताना चाहते हैं कि 2 रोज़ कबल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक 6 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपये 89 पैसे मुकर्रर की गई है। मार्च के महीने में पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 89 पैसे फी लीटर थी, जिसमें 6 रुपये का इजाफा किया गया। ऑपोजिशन इस पर तनवीद तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद 99 रुपये अदा करता है, तो ये 11 पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका सवाल है। या फॉर दैट मैटर 11 पैसे क्या वो 1 रुपया भी आपको पता है पेट्रोल पंप वाले वापस नहीं कर रहे होते, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का जो है मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो गया, या कम से कम अगर है तो नापैदे कहीं नज़र तो आता नहीं है। और यही सवाल हम पूछ भी लेते हैं, और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल्स एसोसिएशन के चेयरमैन है अब्दुल समी खान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। समी खान साहब, और सवाल भी हमारा यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें राउंड फिगर में क्यों नहीं आती? ये जो पैसों शैसों का है, कुछ बच जाते हैं लेकिन हम तो पूरे ही पैसे दे रहे हैं, वो मिलता किसे है? तो लिहाजा ये राउंड फिगर वाला क्यों नहीं होता? ये बात ये है, ये हो नहीं सकता क्योंकि टैक्सेस होते हैं, वो जो पेट्रोलियम की कीमत होती है उस पर टैक्सेस लगते हैं, और ये ना हुकूमत के पास जाता है ना डीलर के पास। देखिए अभी तो सब डिजिटल है, वो 100 रुपये का ले लें तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 50 रुपये का ले लें तो उसमें कोई नुकसान ना कंज्यूमर को है, फ़ायदा डीलर को है। लेकिन समी खान साहब, आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि पेट्रोल वगैरह की कीमत राउंड फिगर में कर दी जाए ताकि पैसे देने वाला भी बेफिक्र रहे? देखिए उसी का मैंने आपको कहा है, राउंड फिगर हो नहीं सकती क्योंकि टैक्सेस जब होते हैं तो वो जो ओगरा प्राइस करती है उस पर टैक्सेस लगाती है। तो मैंने यही कहा अगर राउंड फिगर से कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना 100 रुपये का लेगा, 200 रुपये का लेगा, 50 रुपये का रहेगा, तो वो राउंड फिगर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उतनी कीमत की उसको यानी बेसिकली आप कह रहे हैं अगर 100 रुपये का भी लेगा तो उसको थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभार ये होता नहीं है। समी साहब, ये बताइएगा कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, आप लोगों के मुनाफे की शरह भी बढ़ी है इसके साथ? देखिए यही तो हमें बदकिस्मती है कि ये डबल कीमत हो गई है और हमारा मुनाफा बिल्कुल नहीं बढ़ा, और ना उसमें कोई हमसे कंसल्ट किया है, तो हम तो बड़े नुकसान में हैं, और डीलर तो जो कम सेल कर रहे हैं वो तो नुकसान में चल रहे हैं। तो हमने बारहा गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमारे साथ मीटिंग जब बिजड़ आया करें या कीमत बढ़ाए तो हमसे मीटिंग करें। पिछली हुकूमतें हमसे बराबर कंसल्ट करती थी, इन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की है। सब बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें लिख के बता सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पर।